देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि चाहे कितने ही चैलेंज आ जाएं, वो इन चैलेंजेस से सीधा टकरा जाते हैं। भाई कोई उनको कमजोर करने की कितनी ताकत लगाए, लेकिन हर बार होता यही है कि नरेंद्र मोदी सारे चैलेंज के बीच भी ज्यादा मजबूत बनकर बाहर निकलते हैं। जैसे आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप क्या नहीं बोल रहे थे, नरेंद्र सरेंडर का माहौल बनाया गया, इकोनॉमी को डेड बताया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ज्यादा कुछ कहे बिना चुपचाप अपना काम करना जारी रखा और अपने काम से सबको ऐसा जवाब दिया कि आज की डेट में पूरा गेम पलट चुका है बॉस। राहुल गांधी हो या डोनाल्ड ट्रंप, सबके होश उड़ाने वाली रिपोर्ट आ चुकी है। उधर भारत को डेड इकोनॉमी कहा जा रहा था, इधर क्या हो गया आपको खुद देखना चाहिए। मोदी ने इकोनॉमी में 6 लाख करोड़ वाला धमाका कर दिया। जो ट्रंप धमका रहे थे वो अब खुद मोदी को फोन घुमा रहे हैं, जो धमकी दे रहे थे अब टैरिफ कम करने के वादे कर रहे हैं। मतलब एकदम से वो कहते हैं ना कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। जिस अमेरिका के लिए कहा जा रहा था कि अब भारत से वो भिड़ गया है, वो अमेरिका समझ चुका है कि भारत के बिना काम ना चलने वाला, भारत को साथ लेकर चलना ही होगा। लेकिन गेम जरूर पलट गया। कांग्रेस और राहुल गांधी वहीं के वहीं रह गए। वो आज भी नरेंद्र सरेंडर से आगे नहीं बढ़ पा रहे बॉस। आज भी गिनती गिन रहे हैं कि ट्रंप ने 56 बार कह दिया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया। गिनती गिनते रहिए, क्या फर्क पड़ रहा है। इसी में कांग्रेस ने ट्रंप और मोदी का एक ऐसा एआई वीडियो भी डाल दिया जिससे राजनीति का वो स्तर दिख जाता है जिसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस के इस नए वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा गया, यह आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि राहुल गांधी हो या डोनाल्ड ट्रंप, सबको पीएम मोदी ने किस तरह से धमाकेदार जवाब दिया है। चाहे अमेरिका के टैरिफ की बात हो या फिर ट्रेड डील की बात हो, चाहे रूस से तेल और दोस्ती की बात हो या फिर पाकिस्तान को फिर से ठोकने की बात हो, नरेंद्र मोदी क्या किए जा रहे हैं बिना रुके आज आपको दिखाऊंगा। यह 6 लाख करोड़ वाला धमाका क्या है, पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर क्या बात हुई है, उधर शहबाज हिंदुओं का भाई बनने की नौटंकी क्यों करने लगा है, आज सब दिखाऊंगा। पहले जरा ट्रेलर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा धमाका तो उन लोगों पर किया जो भारत की इकोनॉमी को खत्म बता रहे थे। भाई सबसे पहले ट्रंप बोले, फिर राहुल गांधी एकदम लाइन में लग गए कि हाँ एकदम ठीक बोल रहे हैं बॉस। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहले जीएसटी रिफॉर्म किया और फिर त्योहारों पर जो इकोनॉमी बम बम हुई उसकी नई रिपोर्ट राहुल गांधी और ट्रंप दोनों के पैरों के तले जमीन खींच ली। आप देखिए कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के मुताबिक इस बार दिवाली पर सारे रिकॉर्ड टूट गए बॉस। दिवाली पर 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। 5,40,000 करोड़ रुपए के सामानों की बिक्री हुई। 65,000 करोड़ रुपए की सर्विसेज इसमें शामिल है। पिछले साल दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था। जीएसटी कट की वजह से मार्केट को बूस्टर डोज मिला और आप सोचिए कहां 4.25 लाख करोड़ पिछले साल और इस बार सीधे 6 लाख करोड़, मतलब 1,75,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया दिवाली पर जो सेल हुई है उसमें। मतलब दिवाली पर बम्पर सेल हुई है। इकोनॉमी का बम बम होना यह सब उन लोगों के लिए शॉकिंग है जो डेड इकोनॉमी कह के नरेंद्र मोदी को घेरने गए थे। राहुल गांधी को नहीं दिखता है 6 लाख करोड़ का बिजनेस डेड इकोनॉमी में होता है क्या? ये राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं समझ में आता है। ट्रंप नहीं समझना चाहते हैं, जाने दीजिए, वो तो बाहरी आदमी है। अपने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। अपने देश की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं 6 लाख करोड़ का, जहां पे दिवाली में बिजनेस हो जा रहा है। यही वजह है कि IMF भारत की तारीफ करते हुए यह बात कह रहा है कि भारत पर जो लोग डाउट कर रहे थे उन सभी को भारत ने गलत साबित कर दिया। IMF कह रहा है बॉस। आप यह भी देखिए कि पिछले 2-3 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोशिशें की हैं उनका कितना जबरदस्त असर हुआ। नहीं तो कई लोग तो सोचे थे कि अरे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, अब देखो अब आया मोदी पकड़ में। यहां नरेंद्र मोदी ने अलग अलग रास्ते निकाल लिए कि लगाओ भाई, तुम लगाओ, टैरिफ लगाओ, तुम्हारा जवाब हिसाब तो होगा, लेकिन देश को जो है रुकने नहीं देंगे इकोनॉमी को। भाई एक तो बम्पर सेल हो रही है, दूसरी अहम बात यह है कि लोग मेक इन इंडिया प्रोडक्ट चुन रहे हैं। स्वदेशी की बात पीएम मोदी ने की थी और इस दिवाली के बाद की रिपोर्ट यह है कि दिवाली पर 87% ग्राहकों ने स्वदेशी उत्पादों को चुना।
चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड में गिरावट हुई है। स्वदेशी उत्पादों की बिक्री पिछले साल से 25% ज्यादा हुई है कहा जा रहा है। यह सब रिपोर्ट दुनिया देख रही है, भारत की ताकत को देख रही है, ट्रंप भी इसे देख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगाकर सोचा था कि अरे सबको जैसे हड़का दिया हूं, भारत को हड़का दूंगा। यहां भारत ने दुनिया को दिखाया कि सीना तान के कैसे खड़ा हुआ जाता है। और इसलिए अब ट्रंप के तेवर धीरे धीरे बदलते तो हैं, लेकिन भाई का ईगो बीच में आता है कि अरे मैं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं। ऊपर से सनक अलग चल रही है इनकी। अब तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई वो तो जो बाइडेन, जिनकी उम्र इतनी हो गई थी कि किधर जा रहे हैं पता नहीं चलता था, उनके समय में बाइडेन किधर जा रहे हैं ये पता नहीं चलता था। ट्रंप के समय में तो अमेरिका किधर जा रहा है यही नहीं पता चल रहा। अब लोगों को बाइडेन ठीक लगने लग गया। भाई भारत अमेरिका के बीच जो मामला डिरेल हो गया था, अब उसको पटरी से लाने के प्रयास तो हो रहे हैं। आप देखिए कि ट्रंप ने दिवाली की बधाई देने के लिए पीएम मोदी को फोन लगा दिया। इसके बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई वहां पर दिए जलाकर। यानी भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो तनाव था वो कम करने का प्रयास हो रहा है। पीएम मोदी ने भी ट्रंप के फोन कॉल का धन्यवाद दिया कि हाँ भाई फोन किए हो तो ठीक है। पीएम मोदी ने बताया कि ट्रंप ने दिवाली की बधाई देने के लिए फोन किया। और चूंकि ट्रंप आजकल कुछ भी बोल सकते हैं, उनका कोई भरोसा थोड़ा ही है, तो नरेंद्र मोदी ने यह भी बता दिया कि भाई ने फोन किया था और दिवाली की बधाई देने के लिए ही फोन किया था। और मैंने यह भी कह दिया कि भाई आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। यानी पाकिस्तान को भी मैसेज दे दिया कि तुम जिसको अपना फूफा माने बैठे हो वो पहले मेरा दोस्त है, इधर सेटिंग गेटिंग हो गई तो तुम्हारा मामला कट जाएगा। ट्रंप के फोन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आपके फोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। प्रकाश के इस पर्व पर हमारे दो महान लोकतंत्र विश्व को आशा की किरण दिखाते रहे और आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध एकजुट रहे। यानी पीएम मोदी ने दिवाली मैसेज के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की बात कही। लेकिन मोदी ट्रंप के बीच इस फोन कॉल को कांग्रेस ने अलग ही एंगल दे दिया। उनका तो वही है, जेब से निकालते हाथ डालते एक ही माल निकलता है। वो फिर वही नरेंद्र सरेंडर निकाल के ले आए। क्योंकि नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत के बारे में बताते हुए ट्रंप ने यह बात कह दी कि भारत अब रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा। सुनिए ट्रंप ने रूस के तेल पर क्या कहा और इसके बाद कांग्रेस ने ट्रंप और मोदी का कौन सा नया एआई वीडियो बना दिया जिस पर बवाल मच गया, वो आपको दिखाऊंगा। पहले सुनिए ट्रंप। I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. अब आपने एक अंतर देखा। भाई ने तो पिछली बार भी कहा था कि मेरी बात हो गई है मोदी से। उन्होंने कहा कि अब मैं तेल खरीदूंगा ही नहीं। भारत सरकार ने कहा कि कोई बात ही नहीं हुई थी, झूठे बोल रहे हैं। अब फिर भाई ने कहा कि बात हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हाँ बात हुई है, दिवाली पे बात हुई है। लेकिन ट्रंप के सुर बदल गए। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी ने मुझे कहा कि आई विल नॉट बाय मच ऑयल फ्रॉम रशिया। पिछली बार कह रहे थे कि मोदी ने कह दिया कि अब खरीदूंगा ही नहीं भाई, खत्म मामला। अब कह रहे हैं कि ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे, ये मोदी ने कहा है। भाई का कोई भरोसा है? जिस आदमी पर खुद अमेरिका के लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, जिसकी अप्रूवल रेटिंग ऐसे गोता की खा रही है, उस पर एक ही आदमी है, एक ही पार्टी को भरोसा है, वो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। ट्रंप भारत को कहते रहे कि रूस से तेल ना खरीदो, लेकिन रूस से तेल की बात हो या रूस से दोस्ती की बात, भारत कैसे जवाब दे रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप कांग्रेस की पॉलिटिक्स देखिए बॉस, एकदम जैसे रॉकेट में आग मारिए भंग से ऊपर जाता है। कांग्रेस को लगता है जैसे ट्रंप ने कुछ बोला, चिंगारी लगी, एकदम मनमनाते ऊपर जाते हैं लोग। कांग्रेस को तुरंत ट्रंप पे भरोसा हो जाता है। भारत जो जवाब दे रहा है उस पर इनको यकीन नहीं होता। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले नैरेटिव को बढ़ाने में कांग्रेस फिर लग गई। अभी पिछली बार इन्होंने प्रधानमंत्री के माता जी का एक एआई वीडियो बनाया था, बहुत छीछा लेदर हुआ। उसके बाद अब एक और नया एआई वीडियो लाए। ये कांग्रेस का नैरेटिव है बॉस। ये फिर एआई वीडियो बनाए और उन्होंने मॉल यह बना दिया कि जैसे ट्रंप फोन करते हैं और मोदी ऑर्डर लेते हैं। और इनको दिख नहीं रहा है कि अगर मोदी ऑर्डर ले रहे होते तो अभी तक क्या इतना टैरिफ लगा हुआ होता, ये लड़ाई चल रही होती। दुनिया में लोग कह रहे हैं कि भाई भारत जिस तरह से खड़ा हो गया, कोई खड़ा नहीं हो पाया। और कांग्रेस पार्टी को किसी तरह साबित कर देना है कि अरे नरेंद्र मोदी में तो दम नहीं है। ये गलत जगह गड्ढा खोदते हैं बॉस, इसलिए इनका तेल नहीं निकलता है। पब्लिक इनका तेल निकाल देती है यही सब करके। इनको पता ही नहीं चलता कि ये सब करके देश को जो है ना नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार कह रही है कि पीएम मोदी अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं। आरोप लगा रही है कि अमेरिका के कहने पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर रोका था,
ट्रंप के दबाव में मोदी फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक पीएम मोदी ने मान लिया कि ट्रंप ने उनको फोन किया, लेकिन पीएम मोदी पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। पीएम मोदी जो छुपाते हैं, ट्रंप उसे सबके सामने कहते हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए कहा। पीएम मोदी ने भरोसा दिया कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत की नीतियों की घोषणा कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जिन्हें ट्रंप के कहे पे भरोसा है, जिनके दसियों बयान जो हैं वो झूठे निकल चुके हैं, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने देश की सरकार पे इनको भरोसा नहीं है। इनके हिसाब से मोदी पूरा नहीं बता रहे, और ट्रंप जो बोल रहे हैं वो इनके लिए एकदम ब्रह्म वाक्य हो गया। अरे बाप रे बाप, ट्रंप जी ने बोल दिया, हाँ मान लो। कांग्रेस के मुताबिक पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव में रूस से तेल नहीं खरीदने की बात मान ली, जबकि इसकी सच्चाई कुछ और ही है, जिसके बारे में हम पाठशाला में लगातार आपको बता रहे हैं। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद रूस से तेल खरीदना जो है वो पहले की तरह जारी है। जुलाई 2025 में 16 लाख बैरल प्रतिदिन रूस से तेल खरीदा गया। अगस्त में यह बढ़कर 17 लाख बैरल प्रतिदिन हुआ, और सितंबर में 16 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा गया रशिया से। तो अभी तक का डेटा बता रहा है कि रूस से जितना तेल भारत खरीद रहा है, वो भारत ऑलरेडी उसी स्थिति पर है जो उतना ही % तेल खरीद रहा है जितना खरीद रहा है। और नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भाई हमको जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे, वो रूस हो चाहे होनोलुलु हो। तेल गैस की कीमतें स्थिर रहें और आपूर्ति सुनिश्चित हो, यह भारत की ऊर्जा नीति है और भारत इसमें कोई तब्दीली नहीं करेगा। बड़ी बात यह है कि ट्रंप लगातार यह दबाव बनाते रहे कि भारत रूस से दोस्ती तोड़ ले, लेकिन भारत दबाव के सामने नहीं झुकता बॉस। भारत रूस से दोस्ती और गहरी कर रहा है, और बात सिर्फ तेल की है ही नहीं। आप देखिए कि भारत ने रूस के साथ S-400 को लेकर और डील करने का प्लान बना लिया। बताया जा रहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस से मिसाइल खरीदना चाहता है भारत। S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल खरीद पर बात जारी है। रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद की बैठक 23 अक्टूबर को है। इस बैठक में S-400 के लिए मिसाइल खरीदने पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक मिसाइलों का सौदा 10,000 करोड़ रुपए का। अब अगर नरेंद्र मोदी सरेंडर होते तो रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे होते। भाई ट्रंप तो फिर कहेगा कि तुमने पैसा दे दिया, वो तो लड़ेगा। भाई भारत नहीं चलता ट्रंप के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी को ज्यादा भरोसा है कि ट्रंप ने कह दिया बाप रे बाप हो गया, आप कुछ नहीं सुनना। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मिसाइलों का भूत बना दिया था। भारत ने रूस से 5 S-400 खरीदे थे, जिसमें से 3 भारत आ चुके हैं, बाकी 2 भी जल्दी भारत आने वाले हैं। आप यह भी देखिए कि ट्रंप को अब यह बात समझ में आ चुकी है कि भारत ना तो रूस से दोस्ती तोड़ेगा और ना ही अपने हितों से समझौता करके कोई डील करेगा। अमेरिका को हर हाल में भारत को साथ लेकर ही चलना होगा। भारत से लड़ झगड़ के काम नहीं चलेगा। इसलिए अब धीरे धीरे यह कहा जा रहा है कि टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप यू टर्न ले सकते हैं। भारत पर 15 से 20% टैरिफ कम कर सकते हैं। ट्रेड डील पर बात पटरी पर लौट रही है। H-1B वीजा पर कल ही ट्रंप ने राहत दी थी। अब भारत से संबंध सुधारने में अमेरिका लगा हुआ है। बहुत जो आदमी बात बात पर टैरिफ चिल्लाता था, अगर वो टैरिफ कम करने पर आ जाए तो ये छोटी बात नहीं है। पीएम मोदी भी जानते थे कि ट्रंप को देर सवेर समझ में तो आएगी बात कि भारत से लड़के नहीं चला जा सकता। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी पॉजिटिव बातचीत हो रही है। टैरिफ के साथ साथ ट्रेड डील को भी ट्रंप ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अब यहां से भी सूत्रों के हवाले से पॉजिटिव खबर आ रही है। भारत अमेरिका ट्रेड डील अंतिम स्टेज पर पहुंच गई है, बताया जा रहा है। ट्रेड डील को फाइनल टच देने की दिशा में काम चल रहा है। एग्रीकल्चर और एनर्जी पर हो सकती है ट्रेड डील। आसियान शिखर सम्मेलन से पहले यह समझौता हो सकता है। यानी ट्रेड डील का मुद्दा भी पटरी पर आता दिख रहा है। हालांकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, भाई कुछ भी नया कांड कर सकते हैं। तो भारत और अमेरिका में ट्रेड डील लगभग होने वाली है, यह भी मानिए, लेकिन भाई साहब कल सुबह उठेंगे और इनको कौन सा बुखार चढ़ा रहेगा यह भगवान ही जानता है। लेकिन आज अगर ट्रंप के तेवर नरम पड़ रहे हैं तो इसके पीछे पीएम मोदी की काउंटर टैरिफ रणनीति का बड़ा रोल है। ट्रंप के टैरिफ का भारत पर असर तो पड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पीएम मोदी ने ट्रंप के टैरिफ का काउंटर निकालना पहले ही शुरू कर दिया था। और आप देखिए कैसे इसको काउंटर किया गया। भारत ने अलग अलग देशों के साथ ट्रेड डील की। भारत ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया। पीएम मोदी की नीतियों का असर दिखने लगा है। ट्रंप के टैरिफ के बाद भी भारत का निर्यात मजबूत हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का निर्यात 6.7% बढ़ा। पिछले साल की तुलना में इस साल निर्यात 9% बढ़ा है। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को भारत का निर्यात कम हुआ। इसी के बाद भारत ने नए नए विकल्प तलाशने शुरू किए। 24 देशों के साथ भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, और इन 24 देशों के साथ भारत का निर्यात $129 बिलियन का रहा, जो भारत के कुल निर्यात का 59% है, 59%। यानी ट्रंप के टैरिफ को पीएम मोदी ने अवसर की तरह देखा, जैसा वो अमूमन करते हैं।
जिन 24 देशों के साथ भारत का बिजनेस बढ़ा है उसमें दक्षिण कोरिया, यूएई, जर्मनी, टोगो, मिस्र, मेक्सिको, रूस से लेकर कीनिया, नाइजीरिया, कनाडा, पोलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राजील, बेल्जियम, इटली सब शामिल हैं। यानी भाई साहब पीएम मोदी ने पूरी दुनिया खंगाल डाली कि अच्छा इसने टैरिफ लगाया है, देखो कहां कहां मौका है। आप यह भी देखिए कि ट्रंप के टैरिफ का असर भारत के जिन प्रोडक्ट्स पर पड़ रहा है उसकी भी काट पीएम मोदी कैसे निकालते चले जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ से भारत का झींगा एक्सपोर्ट ज्यादा प्रभावित हुआ था। भारत से बड़ी मात्रा में झींगा अमेरिका जाता था, लेकिन टैरिफ के बाद यह कम हो गया। पीएम मोदी ने इसका जवाब भी खोज लिया है और अब भारत का झींगा ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा मंगाने पर लगी रोक को हटा लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 8 साल पहले भारत से झींगा आयात पर रोक लगाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने आंध्र प्रदेश से झींगा के पहले आयात को मंजूरी दी है। भारत में सबसे ज्यादा झींगा निर्यात आंध्र प्रदेश से होता है। भारत के कुल झींगा निर्यात का 80% आंध्र प्रदेश से जाता है। पहले भारत का 70% झींगा अमेरिका को निर्यात होता था। ट्रंप के टैरिफ की वजह से झींगा उत्पादक परेशान हो गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के फैसले से झींगा एक्सपोर्ट फिर से बढ़ेगा। यानी ट्रंप झींगा को रोक रहे थे, नरेंद्र मोदी ने वो फैसला किया कि झींगा बेचने वालों के लिए लाइव झींगा लाला हो गई। हमने आपको पाठशाला में झींगा एक्सपोर्ट के बारे में पहले बताया था कि टैरिफ की वजह से भारत का झींगा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा और पीएम मोदी सोल्यूशन खोज रहे हैं और आज देखिए वही बात साबित हुई। यानी पीएम मोदी ने इतने सारे चैलेंज के बाद भी इकोनॉमी को कमजोर नहीं पड़ने दिया, बल्कि इकोनॉमी को इस लेवल पर पहुंचा दिया कि अब टेंशन की कोई बात दिखती नहीं। इसके पीछे सोच यही है कि इकोनॉमी इतनी मजबूत कर दो कि अगर किसी संघर्ष की नौबत आए तो इकोनॉमी का कोई लोड ना हो। और भारत की इसी तैयारी से पाकिस्तान की हालत खराब है। शहबाज शरीफ और मुनीर को सपने आ रहे हैं कि भारत कभी भी पाकिस्तान को फोड़ देगा और पाकिस्तान इसलिए अब नई नौटंकी कर रहा है। शहबाज जो है हिंदुओं का भाई बनने के नौटंकी कर रहे हैं भाई। जिस पाकिस्तान में हिंदुओं पर तरह तरह के जुल्म होते हैं, हिंदू बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है, जहां हिंदुओं की आबादी लगातार घट गई, जिन हिंदुओं से मुनीर नफरत करता है यह साफ दिख चुका है, वहां का प्रधानमंत्री अब आया है हिंदुओं को दिवाली पर बधाई देने। शहबाज ने दिवाली पर हिंदुओं को बधाई देते हुए लिखा कि दिवाली के पावन अवसर पर पाकिस्तान और दुनिया भर में हमारे हिंदू समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की रोशनी से घर और दिल जगमगा रहे हैं और यह त्योहार अंधकार को दूर करे, सद्भाव को बढ़ावा दे। आइए मिलकर यह तय करें कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म या समाज का हो, शांति से रह सके और देश की प्रगति में योगदान दे सके। अब शहबाज ने हिंदुओं का भाई होने का नौटंकी तो कर दी, लेकिन यह पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने कहा कि ईद पर तो शहबाज इतनी खुशी नहीं जताते। कोई कह रहा है कि शहबाज भी हिंदुओं में से ही एक है और हिंदुओं को सैल्यूट कर रहे हैं जिससे नोबेल मिल जाए। शहबाज भले ही हिंदुओं का भाई होने का नाटक करे, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान यह भी जानता है कि भारत कितना ताकतवर है और अब यह बात खुद पाकिस्तानी सेना के जनरल कह रहे हैं। पाकिस्तान के 4 स्टार जनरल और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि भारत नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी है। भारत ग्लोबल साउथ का शक्तिशाली सदस्य और महत्वाकांक्षी देश है। यानी पाकिस्तानी सेना भी जानती है कि भारत की ताकत क्या है और आज दुनिया में भारत का रुतबा और साख क्या है। और ये तो मुनीर भी जानता, उसने कहा नहीं था कि भारत नई चमचमाती मर्सिडीज कार है और हम कूड़े वाला ट्रक है। वो खुद पाकिस्तान को कूड़े का ट्रक बता चुका है भाई। लेकिन ये हालत है, भारत की इकोनॉमी बम बम भाई, शेयर बाजार में लोग करोड़ों छाप रहे भाई। तो ये है हालत। लेकिन पाठशाला में वक्त है अगले चैप्टर का। लालू की मीटिंग, तेजस्वी का नया ऐलान, बिहार चुनाव में मोदी नीतीश को टक्कर देने की नई तैयारी है क्या? लालू राहुल की टीम के वो उम्मीदवार जो मोदी नीतीश की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं क्या? बिहार चुनाव में चल क्या रहा है, अब इसका चैप्टर। इस बार के बिहार इलेक्शन ने गजब कर रखा है। नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख निकल रही है, लेकिन जो गठबंधन के साथी है वो एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हैं। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा। उधर नरेंद्र मोदी की टीम ने अपने गठबंधन का सारा मामला ऑलमोस्ट सेट किया हुआ है। प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमाकेदार एंट्री की तैयारी हो चुकी है। बेगूसराय में 24 अक्टूबर को पीएम मोदी की बड़ी चुनावी रैली होनी है। मोदी नीतीश को टक्कर देने के लिए लालू यादव को मीटिंग करनी पड़ रही है। तेजस्वी को नए नए ऐलान करने पड़ रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर आए दिन नया बवाल मच रहा है। हालत यह है कि महागठबंधन ने 243 सीटों पर 254 कैंडिडेट उतारे हुए हैं। नॉमिनेशन के आखिरी समय तक महागठबंधन के दल कैंडिडेट्स की अलग अलग लिस्ट जारी करते रहे। 11 सीटें ऐसी हैं जिनमें महागठबंधन के कैंडिडेट एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीट बंटवारे पर न तो महागठबंधन और न ही एनडीए ने अब तक कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि एनडीए में ताबड़तोड़ बैठकों के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल है
और सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच आज तेजस्वी यादव ने एक बार फिर धमाका किया। तेजस्वी यादव ने 2 लाख जीविका दीदियों की नौकरी परमानेंट करने का वादा किया। तेजस्वी के इस वादे को एनडीए के उस दाव की काट माना जा रहा है जिसमें मोदी नीतीश ने बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी। आज पाठशाला में तेजस्वी यादव का यह नया फॉर्मूला कितना असर दिखाएगा, इसकी बात होगी। लालू यादव की किससे सीक्रेट मीटिंग हुई, उसका क्या असर हो रहा है, लेकिन बिहार में क्या हलचल है, पहले उसकी एक झलक तो देखिए। देखिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, ये तो स्पष्ट हो गया। ये लड़ाई एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं और मेरे ख्याल से हमारे तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, नहीं रहना चाहिए। कोई भी बात नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। देखिए, बिहार में जिस वक्त चुनाव का माहौल एकदम चरम पर है, उस वक्त राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के महागठबंधन का संकट इतना बढ़ चुका है कि कांग्रेस ने संकट मोचक बनाकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को बिहार भेज दिया। अशोक गहलोत ने बंद कमरे में लालू यादव और तेजस्वी यादव से करीब 2 घंटे मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी कोई नतीजा निकलता दिखा नहीं। भले ही अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में किसी तरह का विवाद न होने की बात कह दी और कल तक पूरी तस्वीर साफ होने का भरोसा दिया, लेकिन अशोक गहलोत ने माना कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होना तय है। आप तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मामला कहां फंस रहा है और कितना फंस रहा है। फिर फ्रेंडली फाइट की बात समझाऊंगा आपको। कोई भी बात नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। तमाम क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। इनका कंफ्यूजन खत्म होते होते कहीं चुनाव ही खत्म ना हो जाए। देखिए, तेजस्वी यादव भले ही महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा कर, लेकिन यह साफ हो चुका है कि बिहार की 243 सीटों में 11 सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट एनडीए को टक्कर देने के बजाय एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। और आप देखिए महागठबंधन में मामला क्या चल रहा है। अगर इसको आप ऐसे समझिए कि भाई ये लोग कैसे एक दूसरे के खिलाफ ही आपको नजर आएंगे, तो महागठबंधन इनकी हालत आप देखिए। बिहार में कुल सीट कितनी है विधानसभा में? कुल सीट है 243, 243, ठीक है। अब इनके कैंडिडेट कितने उतरे भाई? इनके कैंडिडेट उतरे हैं, क्योंकि कई जगह इन्होंने आरजेडी ने भी उतार दिया, कांग्रेस ने भी उतार दिया, तो इन्होंने 243 सीट पे 254 कैंडिडेट उतारे हुए हैं। और फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं कि हमारी फ्रेंडली फाइट, हम लोग दोस्त ना है जी, तो दोस्त होकर चुनाव में लड़ रहे हैं। बताइए, 11 सीट पे कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट। कांग्रेस वर्सेस आरजेडी इसमें कितना है? कांग्रेस वर्सेस आरजेडी के बीच 6 जगह फ्रेंडली फाइट। और लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस कितना है भाई? लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस जो है वो 4 सीट पर है। और आरजेडी वर्सेस वीआईपी कितना है? वो है 1 सीट पर। तो ये इनकी फ्रेंडली फाइट है। महागठबंधन में छिड़े इस घमासान ने बीजेपी को उसे घेरने का मौका दे दिया। भाई बीजेपी कह रही है कि जिस महागठबंधन के नेता बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में खामियां ढूंढ रहे थे, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने गठबंधन के दलों और कैंडिडेट की लिस्ट भी फाइनल नहीं कर पा रहे। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को एक बार। बिहार में चुनावी प्रक्रिया गतिमान है और महागठबंधन में आपस में छिड़ा घमासान है, और वो घमासान इस सीमा तक है कि जो लोग मतदाता सूची सही न बना पाने का स्वांग रचकर भ्रम पैदा कर रहे थे, वो ना अपने गठबंधन दलों की सूची फाइनल कर पाए हैं
और न अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर पाए, न साझा घोषणा पत्र बना पाए, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। एक तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। एनडीए का पूरा जोर जो है वो ये है कि भाई प्रचार तो किया जाए कम से कम, और ऐसे में महागठबंधन की टूट फूट पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज तेजस्वी यादव ने वादों की बौछार करते हुए 4 बड़े ऐलान कर दिए। तेजस्वी यादव ने पहला ऐलान किया, जीविका दीदियों की जॉब परमानेंट की जाएगी। दूसरा, जीविका दीदियों की सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर देंगे। तीसरा, जीविका दीदियों को 2 साल तक ब्याज मुक्त लोन देंगे। और चौथा, संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। अब यह भी देखिए कि जो वादे तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्या सरकार बनने पर उन्हें पूरा करना संभव है? बिहार में 11 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिव है और इनमें हर एक ग्रुप में कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं को जीविका दीदी कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 1,36,00,000 से ज्यादा जीविका दीदी है। ऐसे में अगर इस आंकड़े को 30,000 रुपए महीने से गुना कीजिए तो महागठबंधन की सरकार बनने पर तेजस्वी यादव की सिर्फ जीविका दीदियों पर ही हर महीने 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की नौबत आएगी, जो बिहार के कुल 3 लाख करोड़ के बजट का एक बड़ा हिस्सा होगा। उस पर पहले ही तेजस्वी यादव बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके हैं और पाठशाला में हम आपको फैक्ट्स के साथ बता चुके हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी के वादे को पूरा करने में बिहार के कुल बजट की 3 गुना रकम यानी 9 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार बनने पर तेजस्वी यादव ये वादे पूरे कैसे करेंगे? अब कहने को कहना तो कर दीजिए भाई, जब 3 लाख करोड़ का बजट है, 9 लाख करोड़ का पहले ही बोल दिया कि सरकारी नौकरी सबको दे देंगे हर घर में एक एक को, तो उसमें 9 लाख करोड़ खर्चा होना, तो 9,40,000 करोड़ जब ढील दिए मैं तो दीजिए, लंबा जाएगा। बीजेपी भी तेजस्वी यादव के वादों को बिहार की जनता को बुद्धू बनाने की कोशिश बता रही। सुनिए एक बार। जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। राहुल जी की पार्टी का शासन 50 साल रहा भारत पे निरंतर, और उसमें तकरीबन 40-45 साल उनके परिवार का शासन रहा, और तेजस्वी जी के तो माई और बाप का शासन रहा। उसके बाद जो न कर पाए, आज यदि आप यह सब्ज बाग दिखाने का प्रयास करते हैं तो मुझे हिंदी की वो कहावत याद आती है कि बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। यानी जिस जमाने में खुद स्वयं नहीं कर पाए थे, आपकी पार्टी नहीं, आपके परिवार का शासन था। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, तेजस्वी जी बिहार की जनता के साथ मजाक करना बंद करिए। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है, इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए। तेजस्वी यादव ने क्या ये नए ऐलान इसलिए किए जिससे माहौल बदला जा सके? क्योंकि एक तरफ कई सीटों पर आपस में लड़ाई, दूसरी तरफ सीएम फेस को लेकर तेजस्वी यादव का नाम तय न होना। महागठबंधन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी तक न तो राहुल गांधी और न ही कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया है, और अब तो खुद को कांग्रेस का सिपाही बताने वाले पप्पू यादव ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि बिहार की लड़ाई में एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का चेहरा है, दोनों तरफ से कोई सीएम फेस है ही नहीं। पप्पू यादव के इस बयान से आरजेडी भड़क गई, कह दिया कि पप्पू यादव के बयान को कांग्रेस खारिज कर देती है। सुनिए एक बार पप्पू यादव और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। ये लड़ाई एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं और मेरे ख्याल से हमारे तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, नहीं रहना चाहिए। उनके बयानों को कांग्रेस पार्टी ही खारिज करती है तो उनके बयानों पर क्या प्रतिक्रिया देना? अरे श्री तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर 243 सीटों पर जनता वोट करने जा रही है, ये सबको पता है।
एक तरफ महागठबंधन सीएम फेस और सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान में उलझा है, उधर एनडीए को चुनाव से पहले ही बढ़त मिल गई। महागठबंधन और प्रशांत किशोर की पार्टी के कुल 3 कैंडिडेट बिना चुनाव लड़े ही हार गए। आज बिहार की मोहनिया विधानसभा सीट से महागठबंधन की कैंडिडेट श्वेता सुमन का नॉमिनेशन रद्द हो गया। इससे पहले सुगौली विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक शशि भूषण सिंह का पर्चा रद्द हो चुका है। शशि भूषण सिंह ने इस सीट पर वीआईपी के टिकट पर नॉमिनेशन किया था। इसी तरह वाल्मीकि नगर सीट से प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट दीर्घ नारायण प्रसाद का भी नॉमिनेशन खारिज हो चुका है। हालांकि एक सीट पर एनडीए उम्मीदवार का भी नॉमिनेशन रद्द हुआ है। मढ़ौरा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर की कैंडिडेट सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ है। एनडीए के कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हुआ तो उसने अपनी गलती मान ली, लेकिन महागठबंधन का हाल देखिए। आज जब मोहनिया सीट से आरजेडी कैंडिडेट श्वेता सुमन का पर्चा खारिज हुआ तो उन्होंने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। नॉमिनेशन रद्द होने पर श्वेता सुमन रोते रोते बाहर आई, बोली कि बीजेपी और उसके उम्मीदवार उनसे डर गए, इसलिए साजिश करके पर्चा रद्द करा दिया। बिना साजिश के इन लोगों के जीवन में कुछ होता ही नहीं है। सुनिए श्वेता सुमन को। अन्याय हुआ है। गीता पासी के सेम केस है, वो यूपी की है, उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं। क्या कंप्लेंट लगाया गया था? अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। अच्छा, आप सोचिए कहानी एक से एक। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कहा गया कि बिहार में चुनाव आने वाला है, इसलिए नरेंद्र मोदी मई में ही ऑपरेशन सिंदूर कर दिए थे। उस हिसाब से तो उस मामला सेट था, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पाकिस्तान को फोड़ दिया, फिर तो बिहार जीतना चाहिए था। तो फिर बोले कि नहीं, उसके बाद एसआईआर कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। अरे भाई, जब ऑपरेशन सिंदूर कर ही दिया था, जीत रहे थे, तो फिर एसआईआर करके वोट चोरी क्यों करेंगे? फिर बोले वोट चोरी हो रहा है। अब वोट चोरी में कोई सबूत कोर्ट में दे नहीं पाए। उसके बाद अब कह रहे हैं कि नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया क्योंकि हमसे बीजेपी का कैंडिडेट डर गया था। फिर कभी ईवीएम हैक होगा, कभी कुछ, मतलब सब हो जाएगा। इनमें कोई कमी नहीं है, सब तरफ कमी है, लेकिन इन लोगों में कोई कमी नहीं। एक तरफ बिहार में एनडीए के विरोधियों के नामांकन रद्द हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई उम्मीदवार चुनाव मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। पहले ही चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे जनसुराज पार्टी के प्रमुख पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके पीके, और अब उनके कई कैंडिडेट बिना लड़े मैदान छोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इसके लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। दरअसल प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार की सभी 243 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन अब तक 3 कैंडिडेट नाम वापस ले चुके हैं। ऐसे में जनसुराज पार्टी अब 240 सीट पर चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर का आरोप है कि बीजेपी के दबाव में उनकी पार्टी के कैंडिडेट को नाम वापस लेना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि एनडीए बिहार में चुनाव हारने के डर से विपक्षी उम्मीदवारों को धमकाकर पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहा है। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और देश में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट और विरोधियों के आरोपों पर जेडीयू के बाहुबली कैंडिडेट अनंत सिंह ने चुटकी ली। मोकामा से नॉमिनेशन कर चुके अनंत सिंह ने कहा कि महागठबंधन के नेता एनडीए से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, इसलिए खुद आपस में लड़ने का खेला कर रहे हैं। उन्होंने मोकामा सीट पर अपने खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़ा रहे आरजेडी नेता सूरजभान को भी निशाने पर लिया। कहा कि सूरजभान आज से नहीं, जमाने से लड़ते आ रहे हैं, कभी जीत नहीं पाते। सुनिए अनंत सिंह को। हाँ, आपसे वो खेलते रहेंगे, अब खेला खेलने की जगह नहीं रहता, आपसे हमने खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे? जगह भी कुछ खत्म हो गया है। आपसे खेलेंगे, 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट अपने अपने पार्टी में जाएंगे। वो आज से नहीं है, जमाना से। कहीं भाई के लड़ाते हैं, कहीं दोस्त के लड़ाते हैं, कहीं पत्नी के लड़ाते हैं, लड़ते रहते हैं, जीतते नहीं है ना। तो बिहार में भी अलग खेला चल रहा है, लेकिन बिहार में या कहीं भी भाई लोकतंत्र में तो वोटर ही भगवान होता है, लेकिन वो लोकतंत्र में होता है। जब बात आस्था की हो तो भगवान की बात होगी अगले चैप्टर में, जिसमें आपको बताता हूं गोवर्धन पूजा पर मथुरा में कृष्ण भक्तों ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला और बागेश्वर बाबा के मथुरा वाले धमाके का चैप्टर अब खोल रहा हूं। भाई दिवाली एक दिन का त्योहार तो होता नहीं, दिवाली एक साथ कई पर्वों को लेकर आती है। दिवाली से पहले धनतेरस, फिर दिवाली के दिन दिए और पटाखे, लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ होता है। 5 दिनों तक त्योहार चलता है। आज दिवाली के पंच महापर्व में से एक गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व है।
ऐसे में देश भर से जब श्री कृष्ण के भक्त मथुरा पहुंचे तो आनंद ही आनंद दिखने लगा। मथुरा में आज ऐसा कोई मंदिर नहीं था जब भक्तों की भीड़ नहीं थी। मंदिरों से लेकर सड़क तक आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि हर कोई उसमें डूब गया। मथुरा में आज सिर्फ देसी ही नहीं बल्कि विदेशों से आए हजारों भक्तों की आस्था भी देखने को मिली। ये वो लोग हैं जो भले ही देश से बाहर रहते हैं, भारत से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ने इन्हें मथुरा से जोड़ रखा है। मथुरा वृंदावन में ऐसी कृष्ण भक्ति देखने के बाद यह जानना भी जरूरी है कि हिंदू आस्था का पर्व गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का विधान क्यों बना, गोवर्धन पर्वत से भगवान कृष्ण का क्या संबंध है, गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण से पहले किसने उठाया था, आज आपको सब बताऊंगा। कहते हैं भारत की सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत को समझना है तो मंदिरों के दर्शन के साथ लोक कथाओं और उसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। आज गोवर्धन पूजा और उससे जुड़ी आस्था के इस चैप्टर में यही सब आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला के बीच बागेश्वर बाबा ने मथुरा पहुंचकर कौन सा धमाका किया। लेकिन उससे पहले मथुरा वृंदावन से आई कृष्ण भक्ति की अद्भुत तस्वीरें। मथुरा में आज गजब की भीड़ थी। मंदिर की बात तो छोड़ दीजिए, सड़कों और गलियों तक में पैर रखने की जगह नहीं थी। आज श्री कृष्ण के लाखों भक्त आज मथुरा और वृंदावन पहुंचे हुए थे। लेकिन आज ना तो होली थी और ना ही जन्माष्टमी, बल्कि ये भक्त गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने पहुंचे थे। गोवर्धन पूजा के लिए गोकुल को खास तौर पर सजाया गया था। यहां से लेकर मथुरा तक हर मंदिर खास अंदाज में सजा था और आज सड़कों पर सिर्फ भक्तों का रेला दिखा। देखिए ना बॉस, एकदम कच्चम कोच, लेकिन किसी को परेशानी नहीं। सब लाइन में खड़े हैं, जा रहे हैं दर्शन के लिए। सभी लोग गोवर्धन पर्वत तक बस पहुंचना चाहते थे। ऐसे में कई जगह पर्वत को पूजते हुए लोग भी दिखाई दिए। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज भी कहा जाता है। गिरिराज महाराज के भव्य पूजा के लिए 11,000 लीटर दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से पंचामृत तैयार किया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति और आस्था के साथ महाअभिषेक किया। इस दौरान सबसे ज्यादा क्रेज विदेशी भक्तों में दिखा। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की उस लीला को समर्पित है जब उन्होंने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इंद्र का अहंकार तोड़ा था। इसलिए इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक आकृति बनाकर उनकी पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि जब देवराज इंद्र को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तब श्री कृष्ण ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए दिव्य लीला रची। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत में गोवर्धन पूजा का वर्णन मिलता है। कथा के मुताबिक एक बार सारे गोकुलवासी पकवान बना रहे थे और आनंद पूर्वक गीत गा रहे थे। श्री कृष्ण जी ने यह देखकर यशोदा मैया से पूछा कि किस पर्व की तैयारी हो रही है। माता यशोदा ने बताया कि सभी लोग देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि इंद्र देव की कृपा से ही बारिश होती है, फसलें उगती हैं, गायों को चारा मिलता है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने तर्क देते हुए कहा कि इसके लिए तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी गायों का आश्रय और भोजन देते हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी गोकुलवासी इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्र भयंकर गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रचंड बारिश शुरू कर दी। मूसलाधार बारिश से चारों तरफ पानी पानी हो गया, गोकुल डूबने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक लगातार भगवान कृष्ण यूं ही उंगली पर पर्वत को संभाले खड़े रहे। जब इंद्र को एहसास हुआ कि वो भगवान श्री कृष्ण से संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और श्री कृष्ण से माफी मांगकर उनकी आराधना की। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। कहते हैं आज के दिन गाय और बैलों को नहलाकर उन्हें चंदन, फूल और माला से सजाया जाता है। गायों को हरा चारा खिलाया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है। ऐसा विश्वास है कि गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व के आयोजन से लंबी उम्र मिलती है, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है और गरीबी दूर होती है। यही परंपरा आज भी जारी है और गोवर्धन पर्वत की पूजा के साथ ही मथुरा में ही नहीं बल्कि देश भर में गाय के गोबर से प्रतीकात्मक गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, गाय की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत पर भोग अर्पित करने का भी विधान है। ऐसे में हजारों लोग घर से भोग तैयार करके गोवर्धन पर्वत पहुंचे और अपने हाथों से भोग चढ़ाया। देखिए सब लोग लेके जा रहे हैं। सिर्फ गोवर्धन पर्वत पर ही भोग नहीं चढ़ाया गया, बल्कि जहां जहां भी मंदिरों में गोवर्धन पूजा हुई वहां खास तौर पर से बनाया गया 56 भोग भगवान को अर्पित किया गया। देखिए कितना सुंदर सजाया गया है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले राधा कुंड की तस्वीर देखिए। आज सुबह से ही राधा कुंड पर भक्तों का सैलाब उमड़ गया। राधा कुंड के चारों तरफ भक्त मौजूद थे। देखिए ना, सभी ने यहां पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। इस दौरान गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वालों की भी कमी नहीं थी। लाखों भक्तों ने 21 किलोमीटर की परिक्रमा
आज के दिन ही पूरी की। गोवर्धन पर्वत को लेकर जितनी मान्यताएं उतनी ही आस्था भी नजर आती है। मथुरा के महाविद्या इलाके में हर साल इसी तरह गिरिराज महाराज बनाए जाते हैं। देखिए, यहां पर गोबर से 51 फीट के गिरिराज जी बनाए जाते हैं और फिर उन्हें रंगा जाता है। सिर्फ गोकुल में ही नहीं बल्कि मथुरा के हर मंदिर में गोवर्धन पूजा होती है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें देखिए, जहां सुबह से भक्तों की भीड़ पहुंच गई। द्वारकाधीश मंदिर में गिरिराज महाराज को अर्पित करने के लिए 56 भोग भी बनाया गया था। ये देखिए, 56 भोग रखा हुआ। भगवान के लिए इतना भोग बनाया गया कि आधा मंदिर भोग से पट गया। आप देख रहे हैं, यह है भक्तों की श्रद्धा। 56 भोग लेकर भगवान के लिए पहुंचे। द्वारकाधीश की तरह ही हर मंदिर में यही हाल था। मंदिर में गोबर के गोवर्धन बनाए गए, जिसके बाद लोगों ने पूजा अर्चना की और प्रतीकात्मक रूप से गोवर्धन की परिक्रमा भी की। मथुरा में एक और मंदिर है जहां भक्तों का तांता लगता है। यहां श्री कृष्ण को मिट्टी के पेड़ों को अब भोग लगाया जाता है। और गजब तो यह है कि सिर्फ मंदिर में मिट्टी के पेड़ों को अब भोग ही नहीं लगाया जाता, बल्कि श्री कृष्ण के भक्त तो भोग में लगे मिट्टी के पेड़ खाते भी हैं। यह मंदिर है गोकुल का ब्रह्मांड बिहारी मंदिर। इस मंदिर को लेकर पौराणिक कथा भी है और कथा के मुताबिक गोकुल में भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना किनारे खेलने जाते थे। इस दौरान श्री कृष्ण यमुना घाट की मिट्टी खाने लगे, जिनकी शिकायत श्री कृष्ण के दोस्तों ने मां यशोदा से कर दी कि देखिए मिट्टी खा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा कि दिखाओ दिखाओ मिट्टी खाए हो। माता यशोदा के कहने पर श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपना मुंह खोलना शुरू किया और जैसे ही यशोदा माता ने भगवान के मुंह को देखा तो वो बेहोश हो गए, क्योंकि उनके मुंह में उन्हें मिट्टी नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तभी से भगवान का नाम ब्रह्मांड बिहारी पड़ गया और स्थान का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ गया। ब्रह्मांड बिहारी मंदिर में आज भी श्री कृष्ण को मिट्टी का भोग लगाया जाता है। मंदिर के पास ही यमुना नदी बह रही है। यमुना घाट से मिट्टी निकलवाई जाती है और उसे सुखाकर, कूटकर और छानकर उसके पेड़े बनाए जाते हैं, मिट्टी के पेड़े। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इन्हीं पेड़ों का प्रसाद श्री कृष्ण को चढ़ाते हैं और खुद भी खाते हैं। मैया यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराने के कारण इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा और भगवान श्री कृष्ण का नाम ब्रह्मांड में हरि पड़ा। द्वापर युग में श्री कृष्ण के इंद्र का घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाया था। यह कथा तो सबने सुनी, लेकिन क्या आपको पता है कि द्वापर युग से भी पहले त्रेता युग में यानी श्री राम और रामायण काल में राम भक्त हनुमान जी ने पहले ही इस पर्वत को उठा लिया था। पौराणिक कथा के मुताबिक जब श्री राम और उनकी सेना को लंका जाने के लिए समंदर को पार करना था, जिसके लिए श्री राम जी की सेना ने एक पुल का निर्माण किया जिसे राम सेतु कहा जाता है। इस पुल को बनाने के लिए बहुत सारे पत्थरों की जरूरत पड़ी। जब हनुमान जी को पता लगा कि पुल के निर्माण के लिए पत्थर चाहिए तो वो अपनी विशेष शक्तियों के सहारे हवा में उड़कर हिमालय की तरफ चले गए। हनुमान जी ने हिमालय से एक विशाल पर्वत उठाया और वापस चल दिए, लेकिन उन्हें पता चला कि समंदर पर पुल का निर्माण हो चुका है, इसलिए उन्होंने पर्वत को रास्ते में छोड़ दिया। जब हनुमान जी ने पर्वत को रास्ते में छोड़ दिया तो वो पर्वत बड़ा दुखी हुआ कि अब तो वो प्रभु श्री राम के काम नहीं आ पाएगा। पर्वत की स्थिति को भांपते हुए हनुमान जी ने पर्वत से कहा कि द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो तुम्हें कृष्ण द्वारा उठाया जाएगा। वो पर्वत जिसे हनुमान जी ने रास्ते में छोड़ा था वही गोवर्धन पर्वत था। हनुमान जी के एक और भक्त जब मथुरा पहुंचे तो इस बार भी गजब हुआ। बाबा बागेश्वर गोवर्धन पूजा से पहले मथुरा पहुंचे थे। वो यहां अक्षत महोत्सव में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने सनातन एकता की बात करते हुए जो कुछ भी कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। और पाठशाला में अब अगले चैप्टर का वक्त हो गया है। जितनी देर में 2 रोटी नहीं बनती उतनी देर में 4 चोरों ने 900 करोड़ के गहने कैसे चुराए, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। चोरी के अजब गजब किस्से तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन आज आपको ऐसे चोरों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी चोरी से पूरी दुनिया हैरान रह गई। इन चोरों ने एक म्यूजियम से 900 करोड़ के गहने दिन दहाड़े गायब कर दिए। और यह म्यूजियम भी ऐसा वैसा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। वहां हेवी सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे, हाईटेक सेंसर, रियल टाइम मॉनिटरिंग सब फेल हो गया भाई। 4 चोर म्यूजियम में घुसे और 7 मिनट के अंदर 900 करोड़ की ज्वेलरी चुराकर भाग गए। 7 मिनट में 900 करोड़ की चोरी। यह सब हुआ है फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक म्यूजियम में। 20 अक्टूबर को जब हम दिवाली मना रहे थे उसी दिन फ्रांस के इस म्यूजियम में यह चोरी हुई। और अब तक ना तो चोरों का कुछ पता चला है ना 900 करोड़ के गहनों का कुछ पता चला है। एकदम फिल्मी कहानी है बॉस। कैसे ये चोरी हुई, कैसे इतने बड़े म्यूजियम में जहां हेवी सिक्योरिटी, हाईटेक मॉनिटरिंग होती है, वहां 900 करोड़ के गहने 7 मिनट में कैसे चुरा लिए गए। आज की हाईटेक दुनिया में इतनी बड़ी चोरी और वो भी दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में,
ये दुनिया देखकर दंग है। और चोरों का अब तक पता न चलना यह भी एक बड़ा सवाल है। इस चोरी की एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए एक ट्रेलर हुआ कैसे क्या हुआ। हैरान कर देने वाली चोरी की वारदात फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई है, जहां दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजियम्स में से एक लुव्र म्यूजियम में चोरी हो गई। लुव्र म्यूजियम की अपोलो गैलरी को फ्रांस के राजघराने के गहनों का घर कहते हैं। यह बहुत ही शानदार म्यूजियम है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस म्यूजियम में फ्रांस के शाही गहने रखे हुए हैं जिनकी कीमत करोड़ों अरबों में है। ये गहने नेपोलियन बोनापार्ट, उनकी पत्नियां और फ्रेंच क्वीन से जुड़े हुए हैं। यहां पर सुरक्षा के बहुत ही सख्त इंतजाम होते हैं। उसके बाद भी इस हाई सिक्योरिटी म्यूजियम में चोरी हो जाती है, वो भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर। यानी 7 मिनट में चोरों ने फ्रांस के शाही गहनों पर हाथ साफ कर दिया। और इस वजह से दुनिया हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया भाई। पेरिस के लुव्र म्यूजियम की अपोलो गैलरी में क्या क्या चोरी हुआ है, पहले वो देखिए। शाही परिवारों के चोरी हुए बेशकीमती ज्वेलरी में क्वीन मैरी एमिली का मुकुट है। चोरों ने क्वीन मैरी एमिली के नेकलेस पर भी हाथ साफ कर दिया, जिन पर बेशकीमती डायमंड्स जड़े थे। रानी मैरी एमिली के झुमके यानी ईयररिंग्स भी चोर ले गए। दूसरे गहनों में महारानी यूजीनी डे मोंटिजो का बड़ा चोली धनुष है, तो वहीं उनका मुकुट भी चोरी हो गया। इन सब के अलावा नेपोलियन बोनापार्ट की दूसरी पत्नी महारानी मैरी लुइस के हार और झुमके भी चोरों ने नहीं बख्शे। वहीं महारानी जोसेफिन के हार, ब्रोश और टियारा को भी दिन दहाड़े उड़ा कर ले गए। चोरी हुए गहनों में 1855 में बना ऐतिहासिक यूजनी क्राउन भी शामिल है, जो कीमती रत्नों से जड़ा है। यह ताज अपनी शानदार डिजाइन और हीरे पन्नों के लिए मशहूर है। हालांकि भागते वक्त यह क्राउन चोरों के हाथ से गिर गया था, इसलिए इसे बरामद कर लिया गया। यूजनी क्राउन को 1855 में नेपोलियन की पत्नी के लिए बनाया गया था। चोरों ने इसे भी चुरा ही लिया था, लेकिन भागते भागते में यह क्राउन रास्ते में गिर गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। इस ताज के कुछ हिस्से टूटे हुए पाए गए। माना जा रहा है कि चोरी के दौरान यह टूट गया होगा। पेरिस के लुव्र म्यूजियम में चोरी की घटना सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच उस वक्त हुई जब म्यूजियम में विजिटर्स की भीड़ लगी हुई। यानी भीड़ के बीच चोरों ने इतना बड़ा कांड कर दिया। आपको एआई वीडियो के जरिए दिखाता हूं कि कैसे बिल्कुल फिल्मी अंदाज में चोरों ने घटना की न सिर्फ प्लानिंग की बल्कि उसे एग्जीक्यूट भी किया। इस घटना में 4 चोर शामिल थे। यह आपको एआई वर्जन से समझा रहा हूं। चारों चोर एक ट्रक लेकर आए जिसमें एक्सटेंडेबल लैडर यानी मैकेनिकल लिफ्ट लगी हुई थी। मैकेनिकल लिफ्ट के जरिए चोर सीन नदी की तरफ से म्यूजियम की 2nd फ्लोर की बालकनी में पहुंचे। वहां बैटरी ऑपरेटेड ग्राइंडर या चेनसॉ जैसे टूल से खिड़की के शीशे को काट दिया। इसके बाद चोर अपोलो गैलरी में दाखिल हो गए, जहां रॉयल ज्वेलरी डिस्प्ले केस में रखी हुई थी। इसके बाद चोरों ने उसी टूल की मदद से डिस्प्ले केस तोड़े और शाही गहने बैग में डाल लिए। पूरी वारदात मात्र 7 मिनट में खत्म हो गई और उसके बाद चोर वहां से भाग गए। इस तरह की चोरी अब तक आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखी होगी। इस म्यूजियम में करीब 3,80,000 आइटम्स हैं, जिनमें से 35,000 डिस्प्ले के लिए रखी जाती है। इन सब की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए में है, जिसके चलते इसकी सुरक्षा दुनिया के सबसे कड़े सुरक्षा इंतजामों में से एक में की जाती है। पेरिस पुलिस हेडक्वार्टर से इस म्यूजियम की दूरी भी सिर्फ 800 मीटर बताई जा रही। बावजूद इसके म्यूजियम में चोरी हो गई। पुलिस की बैंडिटिज्म रिप्रेशन ब्रिगेड इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि चोर विदेशी हो सकते हैं। सूत्रों का मानना है कि यह चोरी किसी अमीर कलेक्शन करने वाले ने करवाई है, जिससे चुराए गए गहने काले बाजार में न बेचकर निजी तौर पर छुपाए जा सके। हालांकि पुलिस को करीब 100 घंटे बाद भी ना तो चोरों की और ना ही चुराए गए गहनों की कोई जानकारी या सुराग मिल पाया है। चोरों का तो कुछ पता नहीं चल रहा और गहनों का भी कुछ पता चलेगा या नहीं, इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता। कहा तो यह भी जा रहा है कि चोरों ने सोने के गहनों को गला दिया होगा, क्योंकि अक्सर चोर इसी तरह से काम करते हैं जिससे सुराग पुलिस के हाथ लग ही ना सके। लेकिन सवाल यह है बॉस कि इतनी सिक्योरिटी के बीच यह हो कैसे गया? क्या वहां अंदर भी कोई चोरों से मिला हुआ था? तमाम तरह के सवाल हैं। अब वो तो चोर पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा।